हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम आज पहली क्लास है यूपीएसआई बैच की। तो आज से हम लोग यूपीएसआई बैच के बारे में, हिंदी के बारे में, हिंदी विषय जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सभी वीडियो में पीवाई को भी लगाएंगे। हम जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके गहराई में उसके साथ चर्चा करेंगे। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस क्लास को एंजॉय करेंगे बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जैसे कि जो हिंदी भाषा है, भाषा की जो संवैधानिक स्थिति है, जो संविधान में बढ़त है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जो प्राचीन आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और देवनागरी लिपि का किस प्रकार विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग क्लास को एंजॉय करेंगे। तो हम लोग फिर शुरू करते हैं बिना देरी के। तो मेरा परिचय है, मेरा नाम शिवांश है। तो मैंने बीए किया हुआ है, एमए किया है हिंदी से, और मेरा यूजीसी नेट 3 बार क्वालिफाइड है। हिंदी से मेरा पीजी है। तो आप मेरा स्कोर भी दे सकते हैं। आप लोग बस हिंदी के लिए बेफिक्र हो जाइए। सिलेबस में देखो हिंदी में क्या क्या है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं। बोलियों के बारे में हम दूसरी वीडियो में बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब कौन कौन सी बोलियां हैं, किस अपभ्रंश से उनका विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग एक वीडियो में, क्योंकि बोलियां महत्वपूर्ण है, वहाँ से प्रीवियस ईयर में काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो उनके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। बोलियों के बारे में पूरी एक वीडियो, बोलियों की चर्चा प्लस पीवाई की चर्चा, दोनों हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विरामचिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। आपठित वो गद्यांश हो गए। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, इनके बारे में हम लोग जो महत्वपूर्ण लेखक हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, प्रसाद जी हो गए, शुक्ल जी हो गए, और महादी वर्मा जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, निराला जी हैं, इन सब के बारे में जो महत्वपूर्ण इनकी जो रचना है उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है इनके बारे में। महत्वपूर्ण रचनाएं हम लोग देखेंगे। तो क्रम बाई क्रम वीडियो से हम लोग, पहला टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, अभी हम इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पहली वीडियो में हम लोग सबसे पहले भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी, मतलब भाषा का अर्थ है व्यक्तवाणी, जो हम व्यक्त कर रहे हैं उसे हम भाषा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तो भाषा के प्रमुख चरण हैं आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। समझ गए। 4 प्रकार के भाषा चरण होते हैं, आंगिक, वाचिक, बोलना, लिखित, लिखना, यांत्रिक। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदी का विकास एकदम नहीं हुआ है, मतलब हिंदी पहली भाषा नहीं है। हिंदी का विकास किसी न किसी भाषा की अपभ्रंश हुआ है। अपभ्रंश का मतलब होता है किसी भाषा का टूट फूट कर नया रूप होना। इस संस्कृत के अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ है, मतलब बीच में और भी भाषाएं हैं, लेकिन अगर अपभ्रंश देखा जाए तो संस्कृत फिर उसके बाद क्रम में है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और पुरानी हिंदी। ठीक है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत है, जो हमारे ऋग्वेदों की भाषा है। फिर इसके बाद आ जाएगी लौकिक संस्कृत। इनका कार्यकाल है, वैदिक संस्कृत का कार्यकाल है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। आप लोग समझ रहे होंगे, पहले 1 ईस्वी के पहले 2000 ईसा पूर्व, समझ गए। और लौकिक संस्कृत है, उसका कार्यकाल है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। पाली का समय 500 से 1 ईसा पूर्व, और प्राकृत का 1 से 5 ईस्वी आ गए हम लोग अब, और 500 से 1000 ईस्वी में अपभ्रंश है। अपभ्रंश और अभट्ट, इनमें थोड़ा विवाद है कि कई विद्वान मानते हैं कि अभट्ट भाषा है या नहीं, लेकिन एक पंक्ति है, सक्य वाणी बहुजन भावई, मतलब मम न पावे, ऐसी कुछ है, सबजन मिट्टा तम तम जपियो अभट्टा, तम तम जपियो अभट्टा। ठीक है। तो एक पंक्ति इसके है जो निर्धारित करती कि हाँ अभट्ट एक भाषा भी है। ठीक है। और आधुनिक आर्य भाषा में तो हमारी हिंदी हो जाएगी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि 1000 ईसा।
अगर हिंदी का कार्यकाल पूछे, मतलब कब से हम लोग हिंदी का समय माने, तो 1000 ईस्वी से। ठीक। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में 13 स्वर 39 व्यंजन थे, टोटल 52 शब्द थे। लौकिक संस्कृत में 48, पाली में 8 स्वर 33 व्यंजन 41, कात्यायन 41 मानते हैं, मोगलयान 43 मांगते हैं। प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये विकास क्रम है, मतलब किस भाषा, कौन सी भाषा पहले थी, फिर उसके बाद कौन सी भाषा आई। वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। ठीक है, हिंदी का विकास सबसे बाद में हुआ है। भारूपी, देखो परिवार से भाषा पूछी जाती है, भारूपी परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, किसके अंतर्गत रखा जाता है। देखिए दूसरी पीढ़ी अब ये वाली है, भारूपी परिवार में कौन कौन सी भाषा शामिल है, भारत की कौन कौन सी भाषाएं आती हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग ध्वनि के आधार पर देख लेते हैं। भारूपी परिवार को दो भागों में बांटा गया है, एक सतम वर्ग, एक केतुक वर्ग। सतम वर्ग में भारत ईरानी, जैसे कि फारसी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीरी। बाल्टोस्लाविक में हो जाएगा महारूसी, यूक्राइनी, चेक, स्लोवाक, आर्मेनी, अल्बानी। और केतुक वर्ग में हो जाएगा जर्मन में अंग्रेजी, डच, फ्लेमी, बेल्जियम की, आइसलैंडी, डेनी, नॉर्वे, स्वीडी। और केल्टिक में आ जाएगा आयरिश, स्कॉच, गेलिक, वेल्स, ब्रिटेन, कॉर्निश, ग्रीक, तोखारी, हितो या हिटाइट। और इटालिक में आ जाएगा इतावली और फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, रोमन। ठीक, ये भारूपी परिवार में आ जाएंगी। फिर इसके बाद हम लोग भारत की जो भाषाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। भारूपी परिवार में भारतीय 8 भाषाएं भी शामिल हैं, जिनमें हिंदी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषा शामिल है भारूपी भाषा में। और द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं। तो उस सवाल बन सकता है कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्रविड़ में तमिल भी शामिल है, तेलुगु शामिल है, कन्नड़ शामिल है, मलयालम शामिल है। समझ गए। और ऑस्ट्रिक परिवार में कौन कौन सी भाषा शामिल है, तो इसमें मुंडा है, खासी है, संथाली आदि भाषाएं जो लोग ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में शामिल है। क्लियर। और चीनी तिब्बत भाषा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है, तो तिब्बती बर्मी, जिसमें मणिपुरी, नागा, मिजो आदि भाषा शामिल है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये वाली पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भारूपी भाषा परिवार में जो कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। हिंदी आती है, पंजाबी आती है, गुजराती आती है। ठीक। और द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषा आती है, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषा शामिल होती हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में कौन सी आती है, जैसे मुंडा, खासी, संथाली आदि भाषाएं आती हैं। तो आप लोगों को ये भाषाएं बिल्कुल याद होनी चाहिए कि कौन सी भाषा किस भाषा परिवार में आती है। क्लियर। चलिए तो हम आगे देखते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं। PYQ हमने इसमें शामिल किए हैं कि जौन सा हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको उसके साथ उसके PYQ लगा देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले और आगे कौन सी संभावनाएं आने की। ठीक। तो भारूपीय निम्न में से कौन सी भाषा भारूपी परिवार की भाषा नहीं है, हिंदी, मराठी, मलयालम, गुजराती। इसका जवाब है, देखिए हम आपको पिछले चलते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और इसमें क्या है, मलयालम। तो ये भारूपी परिवार की नहीं है, ये है द्रविड़ परिवार की मलयालम। और इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी बोली जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, देखो बांगरू आती है, कन्नौजी आती है, अवधी, तेलुगु नहीं आती हिंदी भाषा के अंतर्गत। क्लियर। निम्न में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, तो इसका सही उत्तर है शुक्ल जी ने। हिंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लेखक है वो शुक्ल जी हैं, मतलब और भी है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल न्यू माना जाए उन्हें तो शुक्ल जी हैं, क्योंकि उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 से, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानने के लिए। निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है, मलयालम है, तेलुगु, तमिल, सौराष्ट्र नहीं है। ठीक। निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है, कौन सी है, तेलुगु। बांग्ला नहीं है, उड़िया नहीं है, मराठी नहीं है।
निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? कन्नड़, मलयालम, कोई खासी। खासी तो ऑस्ट्रिक उसकी है, देखिए खासी, उगा, मुंडा को, ये ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं आएंगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खासी। हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना जाता है? जैसे कि हमने आपको बताया था, हिंदी भाषा का आरंभ माना जाता है 1000 ईस्वी से। इसके पहले अपभ्रंश, फिर उसके पहले प्राकृत, फिर पाली, उसके पहले फिर संस्कृत। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ है? कौन सी भाषा इनमें द्रविड़ है? बांग्ला नहीं है, मराठी नहीं है, उड़ीसा नहीं है, तेलुगु है। निम्न में से कौन सी भाषा भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, मलयालम नहीं है हिंदी परिवार की भाषा, सॉरी भारूपी परिवार की। इनमें से कौन सी भाषा भारूपीय भाषा परिवार की शाखा है? कौन सी शाखा है इनमें से? ब्रुस्की, द्रविड़, अंडमानी, आर्मीनी है। जो हमने आपको जो केतुम वर्ग बताया था हमने, तो वहाँ पर आर्मीनी भाषा है, सतम केतुम। तो अब हम इसी के इस टॉपिक के अंतर्गत आगे हम चर्चा करेंगे भारत हिंदी की संवैधानिक स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको 343 से लेकर 351 तक जो भी अनुच्छेद हैं वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है, जिन्हें भाग 17 सबसे महत्वपूर्ण है। भाग 17 का शीर्षक है राजभाषा। ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाग 17 का शीर्षक क्या है? राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से भी विख्यात है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 120 वन और 210 जिनमें संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी विवरण है। तो 120 दो अनुच्छेद जो 343 से 351 से अलग हैं, 120 वन और 210। 120 वन में क्या कहा गया है? संसद में, पार्लियामेंट संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। जैसे कि कोई दक्षिण साइड का कोई सांसद है, अगर वो हिंदी या अंग्रेजी में बोलने में असमर्थ है तो वो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से अपनी भाषा में विचार प्रस्तुत कर सकता है। सेम यही विधानमंडल राज्यों के लिए 210 में है। लेकिन राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा, जो राज्य की राजभाषा है, या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है। अगर कोई विधायक ऐसा है जो भाषा बोलने में असमर्थ है तो वो अनुमति से अपनी भाषा में बोल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 343, इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में 22 राजभाषाएं हैं जिन्हें दर्जा दिया गया है। हम अभी आगे देखेंगे उसको। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। यानी शुरू में कहा गया कि अभी देखो एकदम हर चीज़ में हिंदी को लागू नहीं कर सकते, अभी 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा, फिर उसके बाद नया उसके उपबंध बनाएंगे। 344 में क्या है? संविधान के आरंभ के 5 वर्षों बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। संविधान के आरंभ के 5 वर्षों बाद, जो कि 1955 में हुआ था राजभाषा आयोग का गठन, बीजे खेर की अध्यक्षता में। 345 अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किसी अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। देखिए, अब जैसे कि राज्य विधानमंडल क्या कर सकेगा, राज्य में कोई दूसरी भाषा भी प्रयुक्त हो रही है तो वो उसे अपनी राजभाषा के रूप में या किसी दूसरी भाषा को राजभाषा के रूप में नियुक्त कर सकता है, स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करेगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, अगर राज्य विधानमंडल हिंदी को स्वीकार नहीं करता तो अंग्रेजी का प्रयोग यथावत चलता रहता। ठीक। 346 में क्या है? पत्र व्यवहार की भाषा।
जैसे कि पत्र का व्यवहार हो रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, तो राज्य अपने जो वहाँ की राजभाषा है उससे अपना पत्र व्यवहार कर सकता है। 347 में क्या कहा गया है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या पर्याप्त बा, तो ऐसा होता है कि राज्य में कई भाषाएं होती हैं, विविधता होती है। तो राज्य में जैसे कि कोई जनसंख्या का भाग चाहता है कि उसकी भाषा को राज्य में महत्व दिया जाए या उसे राजभाषा बनाया जाए या किसी क्षेत्र के लिए उस भाषा को बढ़ाया जाए, तो क्या है, राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो है भी निर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता प्रदान की जाए, उसको मान्यता दी जाए जनसंख्या की डिमांड पर। 348 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होगी। जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध ना करे तब तक सभी कार्रवाइयाँ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी की अंग्रेजी भाषा में होगी। जब तक सरकार ये ना कहे, मतलब संसद कोई नियम ना बनाए कि हिंदी का प्रयोग होना है या नहीं होना है, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। 349 में क्या है, 349 के अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक है या संशोधन प्रस्ताव करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। भाषा से संबंधित कोई भी विधेयक अगर सरकार प्रस्तुत कर रही है तो उसे राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। ठीक। तीन सौ पचास में जो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, जो इनकी भाषा कम लोग बोलते हैं, उनके लिए उपबंध है कि उनके लिए राष्ट्रपति पहले विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा, प्लस अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। जैसे कोई अल्पसंख्यक है, जैसे कि उर्दू भाषा के हो गए या पंजाबी भाषा के हो गए, तो उनके लिए ऐसी सुविधा की जाएगी कि वो अपनी मातृभाषा में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सकें। 351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे। हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान के और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, जैसे कई भाषा में कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो शब्द उस भाषा में नहीं होते, तो उपबंध है कि वो दूसरी भाषा से उसको ग्रहण कर सकते हैं। और 351 के अंतर्गत संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। ठीक। और 351 के बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण आयोग बनाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि राष्ट्रपति का आदेश 1955 में आया था, तो जैसे कि हमने बताया था 5 साल बाद उसका राष्ट्रपति का आदेश आया था जो बढ़ा था संविधान में। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन संसदीय राजभाषा समिति 1957 संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। 1959 में उन्होंने सुझाव दिए थे समिति ने, और उन समितियों की सिफारिश पर 1960 में राष्ट्रपति का आदेश आ गया था। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित किया गया था। 1967 में इसमें संशोधित किया गया था। 10 मई 1963 आपको पता होना चाहिए। और इधर राष्ट्रपति का आदेश राजभाषा यहाँ पर 7 जून है, 7 जून 1955। संकल्प 1968 में पारित लिया गया था। राजभाषा नियम 1972 में राजभाषा नियम बनाए गए थे। कितने नियम थे? 12 नियम थे। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, महत्वपूर्ण है। कुछ जो PYQ में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है 351। संघ का कर्तव्य है कि वो हिंदी के विकास के लिए प्रयास करे। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? राजभाषा। आप बिल्कुल याद रखें कि भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा के अंतर्गत आती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार होगा, मतलब उसके पहले किस लिपि से देवनागरी का विकास होगा, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियाँ प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी लिपि, जिसे हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि में 2 शैलियाँ थीं, एक दक्षिणी शैली थी, एक उत्तरी शैली थी। तो दक्षिणी शैली में कौन कौन था? तेलुगु, कन्नड़, तमिल। इन लिपियों का विकास हुआ था दक्षिणी शैली से।
ब्राह्मी लिपि की। ब्राह्मी लिपि की दूसरी शैली थी उत्तरी शैली, जिसमें गुप्त लिपि, सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि, फिर इसका इन सब का विकास हुआ है। जो कुटिल लिपि होती है इसे न्यून कोणीय लिपि भी कहते हैं हम लोग। खरोष्ठी लिपि होती है, इसको दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, मतलब उल्टा लिखा जाता है खरोष्ठी लिपि को। ठीक है। खरोष्ठी लिपि क्रम देखें हम लोग, खरोष्ठी के बाद ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि इन लिपियों का विकास क्रम क्या है, कौन पहले, किसका विकास पहले हुआ था, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और पीवाईक्यू में पूछा भी गया है। देवनागरी के मानकीकरण के लिए 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश संबंधित है, तो एक प्रश्न संभावना है कि पेपर में आ सकता है किसी भी, 3-4 दिन पेपर चलेगा तो संभावना है कि किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1947। ठीक। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, मतलब संस्कृत से किस भाषा का निर्माण हुआ है? पाली। तो इसका अगला हम देखेंगे, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। आदि जननी सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी ने। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। सब क्रम है, देखिए सबसे पहले वैदिक 1 नंबर पे, लौकिक दूसरे नंबर पे, पाली, फिर इसके बाद आ जाएगा प्राकृत जिसका 4 नंबर दे देंगे हम लोग, अपभ्रंश 5, फिर इसके बाद अवट हो जाएगा, अवट के बाद पुरानी हिंदी। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? हिंदी उर्दू मिश्रित, क्योंकि दोनों इसमें मिश्रित हैं। अब हम आ जाएंगे देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, अक्षर क्योंकि सब बड़े आ अक्षर सब अक्षरात्मक है। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? गुजरात राज्य में। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले हिंदी का उल्लेख मिलता है। राजा जयभट्ट हम लिखे दे रहे हैं, पूरी राइटिंग अच्छी नहीं है। राजा जयभट्ट, ठीक है, गुजरात के राजा के शिलालेख में, ठीक है, इनका शिलालेख है, तो वहाँ पर पहले हमको उल्लेख मिलता है इस बात का। हिंदी भाषा के उद्भव को सही क्रम क्या है, मतलब क्रम क्या है? सबसे पहले किस भाषा से कौन सी भाषा का निर्माण हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत, हिंदी, दो, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये क्रम 100% पूछना है किसी ना किसी शिफ्ट में। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, संस्कृत पर लॉक कर दीजिए। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन है? मतलब हिंदी भाषा की कौन है? संस्कृत हो जाएगा इसका सही उत्तर। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले हिंदी साहित्य 14 भारतीय भाषा, तो पहले क्या था कि जैसे संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, 14 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। सिंधी सबसे पहले कौन सी भाषा को स्वीकार किया गया था? सिंधी को। 21 71 92 आपको याद होना चाहिए, 21 71 92, 1967 में, 1992 में, 2003। क्लियर। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992। नेपाल नमक कहते हैं इसको, वो इसका शॉर्ट फॉर्म है, ट्रैक है नामक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। तो मैथिली में था आता है संथाली, डोगरी, बोडो, डाडा, इसमें था। ठीक है, याद कर लेना, वो याद हो जाएगा, वो ज़्यादा टफ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 344 में और 351 में 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को, दो भारतीय भाषाएं को वर्णित किया गया 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में भारतीय भाषाएं वर्णित हैं?
जिनको दर्जा दिया गया है राजभाषा का 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी भाषाएं? असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। समझ गए? तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है नेपाली में, कि लोगों को लगता होगा नेपाली तो बाहर की भाषा है, तो भारत में कैसे राजभाषा बन गई। तो नेपाली है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है इसको 8वीं अनुसूची में। और कौन सी? और तो बाकी सब लगती हैं कि हाँ, बोडे हुई और संथाली, डोगरी, ये सब आपको बिल्कुल याद कर, मतलब एक बार पढ़ लेना तो एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हाँ कौन सी भाषा का दर्जा। और हाँ, भोजपुरी को दर्जा नहीं है, भोजपुरी बोली है। ज़्यादातर ऑप्शन है भोजपुरी दे देते हैं वो लोग, छत्तीसगढ़ी दे देते हैं। तो आप लोगों को याद रखना कि भोजपुरी छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है, बोली है। बोलियों के बारे में अगली वाली वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे कि किस बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, अच्छे विस्तार से। बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बोली वाला टॉपिक। और 100% वहाँ से क्वेश्चन आना है, 100%। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा बढ़ाते हैं? 22 भाषा बढ़ाते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखो, छत्तीसगढ़ी, उर्दू है, नेपाली, तमिल, छत्तीसगढ़ी नहीं है। यूपीएसआई 29 नवंबर 2021 में आया था ये वाला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है? कन्नड़ है, हमने पढ़ा है, नेपाली है, सिंधी है, मिजो नहीं है। क्या बात, वीडियो समाप्त हो गई आप लोगों की। तो देखा आपने, हम लोगों ने इस वीडियो में संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा की है, 8 भाषाओं के बारे में चर्चा की है, और देवनागरी लिपि का किस प्रकार विकास हुआ उसके बारे में चर्चा की है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए, हम लोगों को पूरे अनुच्छेद याद होने चाहिए, 343 से लेकर 351 तक। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा सम्मिलित हैं, कितनी भाषा सम्मिलित हैं, और उससे संबंधित कौन कौन से संविधान में संशोधन हुए, 21, 71, 92, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और भाषाओं का क्रम किस प्रकार था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, हिंदी। तो ये वाले क्रम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि किस प्रकार इनका क्रम हुआ था। और लिपियों में कौन सा क्रम था? ब्राह्मी लिपि का, गुप्त लिपि, सिद्धमात्रका या कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यही बेसिक क्वेश्चन होते हैं पेपर में, यही पूछे जाएंगे। यूपीएसआई का पेपर है, कोई और हाई लेवल का पेपर नहीं है, तो उसमें बेसिक चीज़ें पूछ जाएंगी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ज़्यादा गहराई से वो लोग नहीं पूछेंगे। और सिलेबस भी बिल्कुल उसमें पूरा वर्णन है कि किस प्रकार से हम लोगों को कोर्स पढ़ना है, किस प्रकार क्या पेपर में आएगा। 40 नंबर का है, आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। 40 में 40, तो मतलब वीडियो में आपका पेपर रहेगा आपका। अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और किसी भी प्रकार का आपका डाउट है, या कोई कुछ ऐसी लाइन ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई हो, या किसी लाइन में आप कन्फ्यूज हो कि ऐसा होना था, ऐसा नहीं होना था, तो आप लोग हमें कमेंट करके बिल्कुल ज़रूर बता सकते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग बोलियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक चीज़ और, अगर आप देखो, ये हमारी यूपीएसआई से संबंधित पहली वीडियो है। अगर इसमें कुछ आपको या हमारी आवाज़ तेज़ या ज़्यादा लग रही हो, कम लग रही हो, या स्पीड ज़्यादा लग रही हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जिससे हम अगली वीडियो में सुधार लेंगे। जो भी आपको इस वीडियो में कमियाँ लगी हों वो आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। बाकी हमारे चैनल का नाम है एस्पायरेंट जोन हिंदी सहायक, और हम आशा करते हैं आप लोग क्लास को एंजॉय करेंगे। थोड़ा हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपकी रुचि नहीं है तो आपको थोड़ा बोरिंग सा भी लगेगा, क्योंकि जीएस वगैरह में हम लोग इंटरेस्टिंग रहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, ये घटनाएं रहेंगी। लेकिन हिंदी क्या है कि हम लोग, अब देखो, कई छात्र होते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी में जीडी के अलावा हिंदी और पूछी नहीं जाती किसी पेपर में, तो हिंदी को लोग कम पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग एसआई के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, हिंदी अच्छे से पढ़िए। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किया जाए। और किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।